अब थारे पास आने का वक्त आ गया है जानकी। हो सके तो इस हारे हुए और कमजोर बाप को माफ कर देना। बाबू साहब ठीक कर रहे हैं। भाभी साहब, अपना मौन व्रत खत्म करके कुछ खाओ तो मैं भी खा लूं। भूख लगी है हमारे को। चिंता मत करो चंद्रिका, देव ने माधव को ढूंढना शुरू कर दिया है। कुछ ही वक्त में हमें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जी माँ साहब, हमारे लोग उसका फोन ट्रेस कर रहे हैं। जल्दी माधव का पता चल जाएगा। देव से बाबू साहब ने खुद ने कमरा बंद कर लिया है और वो सब कुछ छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। आप लोग चलिए ना। अरे सब खाना तो खाते जाओ। काकू, काकू प्लीज रुक जाइए। काकू रुक जाओ प्लीज। काकू प्लीज रुकिए। अभी अरे काकू, काकू दरवाजा खोलिए। हनुमंत क्या कर रहे हो तुम? हनुमंत, हनुमंत, दरवाजा खोलो। हनुमंत, हनुमंत रुक जाओ। हनुमंत, अपना ना सही अपने बच्चों के बारे में तो सोचो। तुम इतने कमजोर नहीं हो सकते। हनुमंत, दरवाजा खोलो। तुम्हारे नाती, अब रघुरा के बारे में सोचिए। वो भी बच्चा है बाबू साहब। बाबू साहब, अपनी गुलकी ना अनाथ मत करो बाबू साहब। अभी दरवाजा तोड़ना होगा। आओ बाबू साहब, जल्दी। हनुमंत, हम सब मिलकर इस मुश्किल से बाहर निकल आएंगे। मेरे जीवन साथी बनने की वसुधा की औकात नहीं है। पूरी उम्र कुंवारी ही बैठना रहेगा या तो फिर थारे बाबू साहब ने अधेड़ उम्र की आदमी के साथ थारा ब्याह करवाना पड़ेगा। हनुमान, काकू रुक जाओ। क्या कर रहे हैं आप? बाबू साहब, हमें इसे अकेले छोड़ के जाने के बारे में आप सोच भी कैसे सके? हाँ बाबू साहब, बहुत गलत करने वाले थे आप। यो सब हमारी गलती है। सब हमारी वजह से हो रहा है बाबू साहब। सबको मैंने परेशान कर दिया है। वरना तुम्हारे को चाहिए। बस। क्या हो रहा है ये सब? मजाक बना के रखा है तुम दोनों ने। जिंदगी लेना और जिंदगी देना इतना आसान है क्या? आज अगर हनुमान को कुछ हो जाता तो हम सब पे क्या बीतती? हम समझ सकते हैं कि जो कुछ भी हुआ उससे हम सबको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, लेकिन अपनी जान देकर क्या उन सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे हनुमंत? ये वक्त है एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे की ताकत बनने का। वसुधा, जिंदगी में जब मुश्किलें आती है वो या तो हमें तोड़ देती है या फिर सही रास्ते पर मोड़ देती है। हम तुम्हें एक बहादुर लड़की समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि तुम हमें निराश नहीं करोगी। और हनुमंत, आज के बाद तुमने ऐसी हरकत करने की कोशिश भी की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा चंद्रिका ने। वक्त के साथ साथ गहरे से गहरे जख्म भी भर जाते हैं, इसलिए अपने आप को संभालो, होश में आओ। सावित्री, ये कमरा तुरंत साफ करवाओ। चलिए साहब। हरे एक फैसले से हरे बाबू साहब, देवी हुकुम, उनका सारा परिवार सब परेशान हो गए। क्यों क्या कर दिया मैंने?
भाई साहब देखिए, हुकुम ने सबके लिए नाश्ता भेजा है। भाई साहब, इतने सालों की ड्यूटी में आप आज तक एक दिन भी लेट नहीं हुए, फिर आज क्यों? चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, कोठी में सब आपकी राह देख रहे हैं। नाश्ता तैयार हो गया है, फटाफट नाश्ता करके तैयार हो जाइए। लीजिए, आपको साबूदाना के वड़े बहुत पसंद है ना, खा लीजिए। किस मुंह से कदम घर से बाहर रखूं सावित्री? हमारा नसीब देख, बेटी का घर दो बार बसने से पहले ही उजड़ गया, और मैं इतना अभागा कि मरने गया तो मौत भी ना मिली। फिर वही बात भाई साहब, मैं अब और कुछ नहीं सुनूंगी। मैं कोठी में आपका इंतजार कर रही हूँ, यूनिफॉर्म पहनकर आप आ जाइए। बुआ, बुआ ने हमारे से एक शब्द भी ना बोला, बोलना तो दूर, हमारी तरफ देखा तक नहीं। क्यों? रेडी हो गए आप? वो मैं स्कूल प्रोजेक्ट के लिए साइट पे जा रहा हूँ। ओह, स्कूल प्रोजेक्ट। अब ये स्कूल प्रोजेक्ट मासा का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और हमें इसे ऐसे डिजाइन करना चाहिए कि जो लोग महंगे स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते वो कम से कम फीस देकर अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, और हमें जल्द से शुरू कर देना चाहिए। वही तो आपको बोलने आया था दादा, मैं दिव्या के साथ साइट पे ही जा रहा हूँ। दादा देख के कांच है। ये आपके लिए, ये आखिरी फूल है जो मैं आपको दे रही हूँ। उसने हल्दी वाले दिन मुझे ये फूल दिया था और कहा था उसकी तरफ से ये आखिरी फूल होगा। शादी से एक रात पहले वसु के साथ जो कुछ भी हुआ, उससे बुरा किसी और लड़की के साथ क्या हो सकता है। वसु ने तो आज तक किसी का भी दिल नहीं दुखाया, फिर वसु के साथ ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। दादा आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हमारी जादूगर जो हमसे सब कुछ शेयर करती है, वो इस बार हमसे कुछ छुपा रही है? अगर वो कुछ छुपा भी रही है तो उसके पीछे जरूर कोई वैलिड रीजन होगा। बस वो एक सुलझी हुई लड़की है, और जब तक हमें माधव नहीं मिल जाता तब तक हमें पूरा सच नहीं पता चलेगा। और माधव को तो मैं किसी भी हाल में ढूंढ कर रहूंगा, उसे हमें और वसु को जवाब देना ही होगा। और इस सच तक पहुंचने में मैं आपकी मदद करूंगा दादा। तुम दिव्या को साइट पर लेकर जाओ, मैं इन्वेस्टर्स के आने से पहले प्रेजेंटेशन के लिए ऑफिस आ जाऊंगा। ठीक है दादा। मैं वसु से मिलकर आता हूँ। उसके अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसे लेकर वो बहुत परेशान होगी, और दोस्त होने के नाते हमें उसकी परेशानी बांटनी चाहिए। मैं मनोज दादा को बोलता हूँ कांच भी साफ कर देंगे, आप देख के। बाबूसा, तैयार हो जाइए ना, काम के लिए देरी हो रही है। कुछ खाएंगे नहीं तो कैसे चलेगा बाबूसा? देखिए ना, उल्की ने एक निवाला तक न खाया है। कल रात पे बहुत डर गई थी बाबूसा। अम्मा के जाने के बाद हम आप ही हमारी माँ और बाप दोनों बन गए। बाबू साहब, आपके तो
दो बच्चे हैं, लेकिन हमारे तो एक ही बाबू सा है ना। आपके बिना हमारा कोई वजूद ना है। बुआ, 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 हमारे को आपसे कुछ बात करनी है। बुआ, 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 क्या है बोल। बुआ, क्या हो गया आपको? आप हमारे से बात क्यों ना कर रही है? तो क्या फर्क पड़ता है, कोई तुझसे बात करे या ना करे, कोई जिए मरे, तुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? तुझे मतलब है तो सिर्फ अपने मंगलसूत्र से, बाकी रिश्ते नाते जाए चूल्हे में। बुआ, आपको तो पता है ना ये सब क्यों कर रही हूँ। आपने तुम्हारी बात समझी थी ना बुआ। मती मोरी थी मेरी जो तेरी बातों में आ गई, भावनाओं में बहकर आंख बंद करके इस झूठी शादी को सच मान लिया। और कल मेरी आंखें खुल गईं जब वो आदमी जिसे मैं अपना भाई मानती हूँ वो अपनी जान देने पर उतर गया। लेकिन तुझे इस सबसे क्या, तुझे तो बस अपनी जिद की पड़ी है। सब छोड़कर भाग रही थी ना कल रात को, और जब वो नहीं हो पाया तो उस अच्छे भले आदमी माधव को भगा दिया। जो तुझे अच्छी जिंदगी देना चाहता था तूने उसकी भी कदर नहीं करी। तुझे बस अपनी पड़ी है, बाकी सबकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रही है तू। ऐसा मत बोलिए बुआ, बुआ ऐसा मत बोलिए बुआ। क्यों नहीं बोलूं, क्यों नहीं बोलूं? जिस शादी को तो सच मानकर बैठ गई है, वो शादी तो क्या, उस रिश्ते का ही कोई अस्तित्व नहीं है। एक तरफ है तेरा भाई, तेरे बाबू सा, जिनसे तेरा खून का रिश्ता है, दूसरी तरफ वो आदमी जिसे तू अपना पति मान चुकी है। लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी तू अपने खून के रिश्ते की जगह उस नकली झूठे रिश्ते को तवज्जो दे रही है। क्यों खेल रही है ऐसा खेल? एक बात बता, कल रात अगर हनुमान भाई साहब को कुछ हो जाता तो खुद को जिंदगी भर माफ कर पाती? क्या ये शादी, ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर बाप की जान से ज्यादा जरूरी है? तो तुझे पता है तेरे बाबू साह ने तुम दोनों को बिना माँ के पाल पोस के बड़ा किया है। यहाँ ओवर टाइम करते थे ताकि तुम्हें अपनी हैसियत से बेहतर जिंदगी दे सके। उसके बदले में ये सिला दे रही है तू उन्हें। और अगर है हिम्मत तो जाके हुकुम से बोल दे कि तू चौहान खानदान की बहू छोटे हुकुम की पत्नी है हिम्मत? ये सब करने से पहले इसका परिणाम क्या होगा तूने एक बार भी नहीं सोचा? शूट वाली बात छोटे हुकुम ने सिर्फ छुपाई थी, तब तेरी देवी हुकुम ने उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ देने की बात कर दी। तो सोच, जिस दिन उनके सामने तेरा सच आएगा वो क्या करेंगी? हो सकता है वो उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दे, उन्हें घर से निकाल दे, बेदखल कर दे। और ये सब अगर छोटे हुकुम बर्दाश्त ना कर पाए, उन्होंने खुद के साथ कुछ कर लिया तो? ऐसे मत बोली बुआ। वसूद, छोटे हुकुम को इस शादी के बारे में मालूम तक नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा था वो शूट की शादी थी और वहां होने वाली हर चीज नकली थी। फिर तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उस शादी को सच मान लेने की? और अगर शूट पे तुझे सब कुछ असली लग रहा था तो तू मंडप से क्यों नहीं उठी? क्यों तूने सारी रीति रिवाज पूरे किए? मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है, लेकिन मुझे सब समझ आ रहा है वसु कि तू चौहान खानदान की बहू इस घर की मालकिन बनने का सपना देख रही है ना? बस आपकी बातें मेरे को तकलीफ दे रही है।
आप तो जानते हो ना, मैं ऐसी लड़की बिल्कुल भी ना हूं। मैं यहाँ आई थी कि देवी हुकुम की सेवा कर सकूं, यहाँ से पहले बाबूसा के साथ थोड़ा समय बिता सकूं। हमारे को बीवी का हक, बहू का दर्जा, पैसे, घर, जमीन, जायदाद कुछ ना चाहिए। भले पूरी दुनिया वाले इस प्याने ना माने, ईश्वर भी ना माने, लेकिन मैं इस बयान में मानूं बुआ। हमारे को यूं भी पता है कि उस दिन देव सर का हमारे साथ उस मंडप पे बैठना तकदीर में लिखा था। और बुआ, आपने भी देखा था ना, जब मैंने वो मंगलसूत्र उतारने की कोशिश की थी तो देव सर की जिंदगी खतरे में आ गई थी। बस बस बस। ये सब जो तू बोल रही है ना, ये सब तेरे बहाने हैं। जब ये शादी झूठी, ये रिश्ता झूठा, तो तेरे मंगलसूत्र उतारने से छोटे हुकुम पर असली संकट कैसे आ सकती है? तुझे अपनी बात पर इतना ही यकीन है ना, तो जाकर हुकुम के सामने अपनी ये नौटंकी दिखा। तुझे क्या लगता है तेरी बात सुनकर हुकुम अपने बेटे से तेरे ब्याह करवा देंगी? नहीं, तेरी जान लेने में भी संकोच नहीं करेंगी वो। हुकुम है क्या, तेरे बाबू साहब को भी जिस दिन ये सच पता चलेगा, तुझे जान से मार देंगे वो। देख वसु, अभी भी वक्त है। सपनों की दुनिया से बाहर निकल, वास्तविक दुनिया में लौट आ। वसु, नहीं हूं मैं तेरी बुआ। अरे तुझसे अच्छी वो करिश्मा मैडम है। कम से कम जो बोलती है मुंह पर बोलती है, तेरी तरह अंदर ही अंदर ख्याली पुलाव नहीं पकाती। वसु, मेरी बात मान ले। तेरा स्वार्थ दोनों परिवारों को बर्बाद कर देगा। जो कल तेरे घर में हुआ, वो कल चौहान हाउस पे भी हो सकता है। और अपने देवी हुकुम का घर तोड़ने की जिम्मेदार तू होगी। नहीं उतारना ना मंगलसूत्र, मत उतार। लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले वसु, तेरी शादी झूठी है। ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर सब झूठा है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तू वही वसु है जो खुद से पहले दूसरों का सोचती थी। बाबू साहब, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अगर आपकी जान के बदले मेरे को स्वर्ग भी मिल जाए ना, तो उसकी कोई कीमत ना है। आज के बाद आपकी ये बेटी को कभी परेशान होने का कोई मौका ना देगी। मैं इस बवाल की वजह ही खत्म कर दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। चंदा, इतना परेशान मत हो। सा, हमें खुद पर गुस्सा आ रहा है। लोगों की पहचान करने में हमसे चूक कैसे हो गई? इतने दिनों में हम माधव को पहचान कैसे नहीं पाए? चलिए, माधव तो अभी अभी आया है, पर हनुमंत, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हनुमंत अपनी जान लेने की सोच भी सकता है। वहाँ हनुमंत को रोका तो यहाँ वसुधा चल दी अपनी जान देने। क्या हम अपने आसपास के लोगों को अब तक ठीक से समझ भी नहीं पाए? चंदा, चंदा प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आ जाओ, आराम से बैठो, बैठो। चंदा, कुछ चीजों का गलत होना
और कुछ लोगों का उम्मीद से अलग बर्ताव करना। इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए तुम अपने आप को दोषी ठहराओ। मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि मेरी चंदा लोगों को पहचानने में ना चूकी थी और ना कभी चूकेगी। चंदा, हनुमंत और वसुधा को तुमसे बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता। हनुमंत ने अपनी पूरी जिंदगी अपने घर के लिए दे दी है, और वसुधा तो जैसे तुम्हारी परछाई है चंदा। वो दूसरों के बारे में पहले सोचती है, फिर अपने बारे में। वो कभी गैर जिम्मेदार हो ही नहीं सकती। चंदा, कभी कभी सर्दी की रातों में जैसे कोहरे से सब कुछ छिप जाता है, हमारे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। पर देखना, एक बार ये कोहरा हट जाएगा ना, फिर अपने आप सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी, और उसके बाद तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारे अपने लोगों ने कभी तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ा। अच्छा बाबू साहब, मैं मंदिर जा रही हूँ भगवान से माफी मांगने, और उनसे प्रार्थना करूंगी कि हमारी जिंदगी की काली लंबी रात जल्द से जल्द खत्म हो जाए और फिर से सवेरे की रोशनी लौट आवे।